Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'll continue my topic of cell biology, and today I'm starting here cell cycle and its regulation. So let's begin. अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हम सेल थ्योरी में क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी न्यू सेल्स होती हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। सेल साइकिल जो सेल डिवीजन हो रहा है उसी के प्रोसेस के थ्रू सेल न्यू सेल्स का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो पा रहा है। ठीक है, सेल डिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेल डिवीजन की वजह से जो डीएनए का डिप्लीकेशन है वो हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रही है सेल डिवीजन के थ्रू, जिसकी वजह से पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पा रहा है। तो दैट्स वाई सेल डिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज सेल साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल डिवीजन इज़ अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल which is very important for the growth of living organisms. The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cells and eventually divides into two daughter cells is termed cell cycle. तो सेल साइकिल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? एक पूरा एक सीक्वेंस है इवेंट्स का जिसमें क्या हो रहा है, सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर रही है, मीन्स डबल कर ले रही हैं, सेल के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी सिंथेसाइज कर रही हैं, और इवेंचुअली टू डॉटर सेल्स, एक सेल से दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो रही हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पूरा एक सेल साइकिल टर्म को नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टडी ऑफ सेल साइकिल इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन बेसिक सेल बायोलॉजी बट ऑल्सो हैज़ इनॉर्मस implications in combating cancer, a disease that results from the breakdown in cells' ability to regulate its own division. कैंसर क्या होता है? कैंसर में क्या होता है कि जो सेल्स की एबिलिटी है कि वो अपने को रेगुलेट कर सकें, सेल्स की वो एबिलिटी ही खो जाती है। मीन्स सेल्स अपने नंबर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सेल अपने नंबर्स को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, इस वजह से अनकंट्रोल्ड नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं कैंसर में। और ये जो कैंसर होता है इसमें सेल साइकिल का, सेल डिवीजन का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है, ताकि हम इस कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी कम्बैट कर सकें। तो यहाँ पे सिर्फ सेल बायोलॉजी में ही सेल साइकिल का रोल नहीं होगा, स्टडी ऑफ सेल साइकिल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन कम्बैटिंग कैंसर। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेल साइकिल के फेजेस के बारे में, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। एम फेज़ होता है और इंटरफेज। एम फेज़ एक माइटोसिस फेज़ है जिसमें डिवीजन होता है। इंटरफेज में क्या होता है, G1S G2M ये सब फेजेस इंटरफेज में आते हैं। एम फेज़ में माइटोटिक फेज़ होता है, इसमें ढेर सारे फेजेस होती हैं, इसके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। एम फेज़ में क्या होता है, कोई भी डिवीजन हो रहा है तो वो सबसे पहले क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, दैट इज़ कैरियोकाइनेसिस, देन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मीन साइटोप्लाज्म का डिवीजन लास्ट में होगा और न्यूक्लियस का डिवीजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस पहले होगा। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस अब हम लेके चल रहे हैं, साइटोकाइनेसिस हम एकदम लास्ट में स्टडी करेंगे। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस को अगर कंसिडर करें तो उसमें डिवीजन को हम 4 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज में क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का। तो जो क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेटेड होते हैं वो आपस में कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो माइटोटिक क्रोमोसोम, माइटोटिक एपरेटस को फॉर्म करने में हेल्प करें, जिसकी वजह से डिवीजन हो पाए। तो जो भी एस एन G2 फेज़ में न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है वो डिस्टिंक्ट फॉर्म में नहीं होते हैं, इंटरट्वाइंड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आपस में एकदम उलझे हुए होते हैं। तो क्रोमोसोम मटेरियल्स बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। अनटैंगल्ड होते हैं, उसके बाद क्या होता है, कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं। उसके अलावा जो सेंट्रोसोम भी एस फेज़ में डिवाइड करके डिप्लीकेट किया होगा, उसका भी उसमें क्या होता है, वो ऑपोजिट पोल्स पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। सेंट्रोसोम भी क्या होंगे, ऑपोजिट पोल्स पर जाना स्टार्ट हो जाएंगे प्रोफेज में। यहाँ पे हम देख सकते हैं अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा है और लेट प्रोफेज में कंडेंस्ड फॉर्म में हमें यहाँ पे दिख रहे हैं क्रोमोसोम्स। और यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप को भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एकदम इंटैक्ट था अर्ली प्रोफेज के स्टेज में, लेकिन प्रोफेज के एंड तक आते आते न्यूक्लियर एनवलप किस तरह से डिफॉर्म्ड हो गया, ये भी हम देख सकते हैं। नाउ एंड ऑफ द प्रोफेज इज मार्क्ड बाय फॉलोइंग इवेंट्स। तो क्या देख सकते हैं हम, पहला इवेंट क्या हुआ, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हुआ टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। तभी तो डिवीजन होगा जब माइटोटिक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्रोमोसोम मटेरियल जो था वो कंडेंस हो गया। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स थे 2 क्रोमैटिड्स थे उसमें, जो कि सेंट्रोमियर से आपस में अटैच्ड थे।
Centrosome, which had undergone duplication during interphase, begins to move towards opposite poles of the cells. जैसा कि मैंने कहा कि जो सेंट्रोसोम है वो भी आपके ऑपोजिट पोल्स पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं. ईच सेंट्रोमियर रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स. तो इस टाइप से यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकले होते हैं जिन्हें हम एस्टर्स कह रहे हैं. स्टार लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एस्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं. दोनों कॉर्नर पे एक एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है. द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक एपरेटस. तो जो एस्टर्स होंगे पूरा ये दोनों को अगर इधर भी होता है, ठीक है, दोनों को कंबाइन कर लें तो हम इसे पूरा क्या बोल सकते हैं, पूरा माइटोटिक एपरेटस क्रिएट हो गया है. अब डिवीजन स्टार्ट हो सकता है. द सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप. तो यहाँ पे क्या क्या ऑर्गेनल्स हमें नहीं दिखने वाले हैं. गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, ER, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पे हमें लेट प्रोफेज में नहीं विजिबल होंगे. तो ये प्रोफेज के कुछ फीचर्स थे. यहाँ पे मेटाफेज की बात करें, देखिए जो सेंट्रोसोम का मूव अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर रहे थे लेकिन पूरा क्लियरली विजिबल अपोजिट पोल्स पर कहाँ देखेंगे, मेटाफेज में. वो तो प्रोफेज टू मेटाफेज ट्रांजिशन के टाइम पर होता है जिसे हम लेट प्रोफेज में इंक्लूड कर देते हैं. ठीक है. मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर. ठीक है. तो जो टू सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो आपस में किससे अटैच्ड थे, सेंट्रोमियर से अटैच्ड थे. स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स. ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं. इसी से स्पिंडल फाइबर्स जो है अटैच्ड होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स को पोजिशन को ऑल्टर करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to the light to the equator with one chromatid of each chromosome connected its kinetochore to spindle fiber from one pole to its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fibers from the opposite pole. क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं. ज़्यादा थ्योरी हमें नहीं पढ़नी है, यहाँ पे हमें डायग्राम्स को ज़्यादा कंसिडर करना है. तो क्या होगा, ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हो गए हैं किससे, सेंट्रोमियर पर लगे काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हो गए हैं जो कि क्रोमोसोम्स की पोजीशन को ऑल्टर करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है वो हेल्प कर रहा है क्या करने में, क्रोमोसोम को एक इक्वेटर पे लाई करवाने में. एक मेटाफेजिक प्लेट टाइप का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है मेटाफेज में. ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से. अब यहाँ पे मेटाफेज के की फीचर्स देख लेते हैं. स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. काइनेटोकोर से क्रोमोसोम्स से स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हो गए. क्रोमोसोम्स आर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलॉन्ग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स. तो क्रोमोसोम्स मूव करना स्टार्ट करते हैं इक्वेटर की तरफ, मतलब बीच में, एंड गेट अलाइंड एक मेटाफिजिक प्लेट में. इस टाइप से यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन पे अलाइंड हो जाएंगे. फिर आता है एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है, ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट simultaneously and the two daughter chromatids now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei begin their migration towards the two opposite poles. यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम क्या हो रहा है कि जो इस टाइप से था ना, क्रोमैटिड्स जो सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अटैच थे, तो ये वाले इधर चले गए और ये वाले ऑपोजिट पोल्स पर चले गए. तो यहाँ पे स्प्लिट हो जा रहा है क्रोमोसोम्स. तो सेंट्रोमियर स्प्लिट कॉज कर रहा है ना, क्योंकि ये सेंट्रोमियर ही तो काइनेटोकोर से अटैच था स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू. तो यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या करता है, स्प्लिट कर देता है और क्रोमैटिड्स क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं. देन क्रोमैटिड्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स. एनाफेज का फीचर है. Then comes to the telophase. At the beginning of the final stage of karyokinesis, that is telophase, the chromosomes that have reached their respective poles decondense. क्या हुआ था प्रोफेज में, कंडेंसेशन हुआ था. अब जबकि डॉटर न्यूक्लियर डॉटर क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड लूज देयर आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी. ठीक है, जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो अपना एक इंडिविजुअलिटी जो उनकी एकदम अलग से दिख रही थी हमें वहाँ स्टार्टिंग में, वो इंडिविजुअलिटी धीरे धीरे लॉस्ट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है. द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स. ठीक है, तो जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हैं वो ज़्यादा नहीं दिखेंगे, रादर वो किस फॉर्म में दिखेंगे, डीकंडेंस्ड फॉर्म में दिखेंगे. तो यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से.
ये देख सकते हैं कि टीलोफेज, देखिए यहाँ पे कुछ अलग से हमें क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम्स नहीं विजिबल हो रहे क्योंकि वो डिकंडेंस हो चुके हैं। अब हमें डॉटर क्रोमोसोम्स इस अलग अलग फॉर्म करना है, तो हम मेनली क्या होगी, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगी। इस तरह से पूरा अपीयरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा टीलोफेज में। क्या होता है इस स्टेज में? दिस इज द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग इवेंट्स: क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। ठीक है, तो उनकी क्रोमोसोम्स की आइडेंटिटी लॉस्ट किस इस फेज में हो रही है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लास्ट स्टेज बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस की, दैट इज टीलोफेज। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरा अंदर का जो मटेरियल है, ये देखिए ये जो अंदर का मटेरियल एक न्यूक्लियर एनवलप से ही तो कवर्ड है ना, तो यहाँ पे रीफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड यार ये सब रीफॉर्म हो जाएंगी, जो कि डिसअपियर हो गई थी स्टार्टिंग में प्रोफेज में, वो सब रीफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके टीलोफेज में। अब लास्ट स्टेज आती है कैरियोकाइनेसिस, टीलोफेज पे ख़त्म हो चुका है, लास्ट स्टेज यहाँ पे आ गई साइटोकाइनेसिस। अब जब डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तभी तो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी। साइटोकाइनेसिस की हेल्प से 2 डॉटर सेल्स सेपरेट हो जाती हैं, साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और सेल डिवीजन आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल्स में फरो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे कोई इस टाइप से फरो अंदर की तरफ फरो का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से डिवीजन होता है एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में क्या होता है? हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल, therefore formation of the new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the cell plate। ठीक है, अगर प्लांट सेल में पूछा जाए तो सेल प्लेट के थ्रू डिवीजन हो रहा है, मतलब एक स्पेसिफिक प्लेट नहीं आपको दिखेगी, मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होना है तो पूरी सेल वॉल से ही फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा, एक तरह से आपको प्लेट, सेल प्लेट का हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्लांट्स में, that represents the middle lamella between the walls of the 2 adjacent cells। तो सेल प्लेट के हेल्प से सेल डिवीजन किस में हो रहा है? प्लांट्स में हो रहा है। और एनिमल सेल्स में सेल वॉल तो होती नहीं है, तो सिंपल फरो के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिंपल फरो हुआ और वहाँ से सेल आपकी डिवाइड हो गई। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the 2 daughter cells। और यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, वो दोनों डॉटर सेल्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises, leading to the formation of syncytium, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है। ठीक है, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियर तो ढेर सारे हो गए, न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन वहाँ पे हो गई, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, तो हम ऐसी मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज को हम सिंसीशियम बोलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, जिसको पीते भी हैं, एडिबल होता है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म एक्चुअल में एक सिंसीशियल स्टेज मीन्स वहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो हमें वैसे ही अमाउंट में दिख जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे माइटोसिस के सिग्निफिकेंस देखेंगे। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो इक्वल अमाउंट में इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है। 1 से 2 का फॉर्मेशन, माइटोसिस में 1 से 2 का फॉर्मेशन होता है, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जनरली डिप्लॉयड सेल्स में ही माइटोसिस हमें देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माइटोसिस किन टाइप की सेल्स में देखने को मिलती है, तो दैट आंसर जो हो जाएगा डिप्लॉयड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं और कुछ सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉयड होने के बावजूद वहाँ पे माइटोसिस हमें देखने को मिलती है। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। डिप्लॉयड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा,
होगा विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। तो जो जेनेटिक मतलब जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होगा, वो पेरेंट के आइडेंटिकल होगा। इस और इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है तो उसमें चांसेस यही रहते हैं कि जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है वो आपका आइडेंटिकल रहेगा पेरेंट से। तो द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस। ठीक है, अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो उसमें ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? माइटोसिस की वजह से। ठीक है, ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? माइटोसिस की वजह से। और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है माइटोसिस का, वो होता है सेल रिपेयर में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। अगर सेल रिपेयर माइटोसिस की वजह से ना हो रहा होता तो सोचिए सेल्स में, बॉडी में कितनी ज़्यादा डैमेज्ड सेल्स होती हैं, एक इंडिविजुअल का सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ठीक है, द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। तो जो एपिडर्मिस की जो अपर लेयर होती है, एपिडर्मिस की लाइनिंग होती है गट की हमारे, और ब्लड सेल्स जो होती है वो कॉन्स्टेंटली माइटोसिस के थ्रू रिप्लेस होती जाती हैं। इस वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। माइटोटिक डिविजन्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, द एपिकल एंड द लैटरल कैम्बियम रिजल्ट्स कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। मीन्स प्लांट्स में कॉन्टिन्यूस ग्रोथ लाइफ टाइम होती रह रही है। वो क्यों हो रही है? इसी वजह से ना, क्योंकि उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में माइटोटिक डिविजन्स कॉन्स्टिट्यूंटली होता रहता है। ठीक है, एपिकल और लैटरल कैम्बियम के थ्रू थिकनेस बढ़ती जाती है, चौड़ाई उनकी बढ़ती जाती है, और लेंथ भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हो रही है थ्रू आउट देयर लाइफ। तो मेनली माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस किस में रोल प्ले कर रहा है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। अब हम बात करेंगे मियोसिस में। मियोसिस में एक इंडिविजुअल सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे मियोसिस के बारे में। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो रहा है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, 2 गैमेट्स है, उनका फ्यूजन होगा, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स है, उनका फ्यूजन होगा। उनके पास हैप्लॉइड था। ठीक है, जबकि हमने देखा माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स में हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हैप्लॉइड गैमेट्स थे, उनका फ्यूजन हुआ तो डिप्लॉइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। गैमेट्स जो बने वो तो डिप्लॉइड सेल से बने हैं, लेकिन वो डिवाइड होने के बाद बने, इस वजह से वो हैप्लॉइड हो गए। ठीक है, दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिविजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, इनका नंबर हाफ क्यों हुआ? ठीक है, गैमेट्स में जो आपकी प्लॉइडी थी वो हाफ कैसे हो गई? इसी वजह से ना, क्योंकि उसमें मियोसिस हुआ होगा, पेरेंट जो सेल होगी उसमें मियोसिस हुआ होगा, तभी हाफ मीन्स रिड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं आपके गैमेट्स में। ठीक है, सो दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिविजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। दिस काइंड ऑफ डिविजन इज कॉल्ड मियोसिस। इसीलिए मियोसिस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिविजन। और माइटोसिस को क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिविजन। Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. क्या होगा कि जो गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं वो तो हैप्लॉइड फॉर्म हो रहे हैं मियोसिस के थ्रू। ठीक है, मियोसिस इज द प्रोसेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ द हैप्लॉइडी ऑफ द गैमेट्स। ठीक है, लेकिन गैमेट्स क्या करें? आपस में फर्टिलाइजेशन के थ्रू फ्यूज़ भी तो करेंगे ना। जो फ्यूज़ करेंगे तो फिर से उसका नंबर 2n हो जाएगा। तो जो डिप्लॉइडी रीस्टोर हो जा रही है वो किसकी वजह से हो रही है? फर्टिलाइजेशन की वजह से। We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. ठीक है, gametogenesis means gametes का formation. ठीक है, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू होगा, उसके बाद वहाँ पर डिप्लॉइडी जनरेट होगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब हम की फीचर्स देखेंगे यहाँ पे मियोसिस का। मियोसिस में 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होती हैं न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन की। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं, इस वजह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं मियोसिस 1 में एंड मियोसिस 2 में। बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज में हो रहा था, याद रखिएगा। इंटरफेज में G1S G2M ये सब आते हैं, तो इसमें डिवीजन जो हो रहा है वो मियोसिस में नहीं आ रहा। मियोसिस इज़ द सेपरेट डिवीजन, इंटरफेस अलग है और मियोसिस अलग है। तो मियोसिस 1 में क्या हो रहा है? इनिशिएटेड after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. Meiosis 1 में क्या होगा? पूरा माइटोसिस की तरह ही, अभी तक हम जितना माइटोसिस में पढ़े पूरा वैसे ही माइटोसिस की तरह ही मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 2 यहाँ पे लेकिन डिफरेंट हो जाएगा।
हम देखेंगे आगे। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। क्या होगा? 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा मियोसिस 2 के एंड पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि मियोसिस 1 में आपका क्या आ गया? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस 2 में आपका प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम सबके बारे में देखेंगे। मियोसिस 1 में क्या होगा? सेम वैसे ही होगा। प्रोफेज 1 क्या होगा? प्रोफेज 1 में क्या होगा? प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिविजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा, कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, जो माइटोसिस का प्रोफेज था उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे ज़्यादा लॉन्गर है। तो यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इट हैज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोफेज को भी सब स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सबके बारे में क्या क्या हो रहा है। प्रोफेज 1 में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, मेटाफेज में देख सकते हैं, सेम उसी तरह ऑलमोस्ट हमें दिख रहा है, बस डिफरेंस सब स्टेजेस में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। बस सिंपल यहाँ पे आपको स्टडी करना है, एक एक स्टेप में हो गया रहा है। ऊपर से देख लेते हैं, एनाफेज 1 में क्या हो रहा है, वही चीज़ें हो रही, सेपरेट हो रहा है। उसके बाद टीलोफेज में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेप्टोटीन्स फर्स्ट सब स्टेज देख लेते हैं। तो कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लेप्टोटीन। कॉम्पैक्शन होगा क्रोमोसोम्स का, वहाँ पे भी क्या हो रहा था प्रोफेज में? कंडेंसेशन हो रहा था क्रोमोसोम्स का। ठीक है, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे थे, तो यहाँ पे भी कॉम्पैक्शन हो रहा है क्रोमोसोम्स का। पूरे लेप्टोटीन में कॉम्पैक्शन ही दिखेगा शुरू से एंड तक। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 कॉल्ड जाइगोटीन। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है जाइगोटीन में? During this stage, chromosomes start pairing together, and this process of association is called synapsis. आपसे पूछा जाएगा synapsis किस सब स्टेज में होता है प्रोफेज की, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या करना है? synapsis जाइगोटीन में होता है। मीन्स यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की। ठीक है, chromosomes start pairing together, and this process of association is called synapsis. Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. जो भी क्रोमोसोम्स पेयर हुए, पेयर होने के बाद हम उन्हें बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स सिनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिनेप्सिस हो रही है तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी किस स्टेज में होगा? जाइगोटीन में। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड अ बाईवैलेंट और अ टेट्राड। ठीक है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में सिनेप्सिस करे हैं उन्हें हम बाईवैलेंट कहेंगे या फिर टेट्राड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि टेट्राइड क्यों कह रहे हैं, बाइवेलेंट क्यों कह रहे हैं। ये तो 2 हो गए आपस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी 2 हो गए। ठीक है, तो ये तो आपस में देखिए, अगर ये आपस में सिनेप्सिस कर लेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से टेट्राइड कह रहे, लेकिन 2 अलग अलग थे। ठीक है, 2 इंडिविजुअल आपस में अटैच हुए हैं, तो इस वजह से टेट्राइड बोल रहे हैं। और बाइवेलेंट इसलिए क्योंकि 2 इंडिविजुअल थे आप अलग अलग। पैकेटीन क्या हो रहा है? ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 chromatids ऑफ ईच bivalent chromosomes become distinct and clearly appears as tetrad. तो क्या होगा? यहाँ पे क्लियरली टेट्राड का अपीयरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम डिस्टिंक्ट बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हमें यहाँ पे दिखेंगे। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे ये देखना है कि रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल हमें कहाँ पे दिखेगा? पैकेटीन में। तो क्रॉसिंग ओवर जिस साइट पर हो रहा है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के भी मीन्स ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है और ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम, इन दोनों के आपस में कुछ पार्ट एक्सचेंज हुआ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल के फॉर्म होने के बाद। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल क्या है? वो ऐसी साइट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच हो रही है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इनके बीच रिकॉम्बिनेशन होगा रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल के थ्रू। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम्स। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज completed by the end of पैकेटीन, leaving the chromosomes linked at the site of crossing over. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है?
या इसका कुछ पार्ट एक्सचेंज हुआ इसके पार्ट से और इसका कुछ पार्ट एक्सचेंज हुआ इसके पार्ट से, तो जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है थोड़ा सा। इसी वजह से डाइवर्सिटी हमेशा मियोसिस के रिजल्ट के बाद देखने को मिलती है। वेरिएशन जो देखने को मिलता है वो हमें प्रोजेनी में क्यों देखने को मिलता है? मियोसिस की वजह से। क्योंकि माइटोसिस तो पूरा मतलब एक टाइप से क्लोन ही फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंसेस अराइज होते हैं क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच, तो यहाँ पे पूरा क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ ये पोर्शन बचे रहेंगे जो कि सेपरेट नहीं हुए रहेंगे। पैकेटिन में हमें इतना देखने को मिलेगा कि ये पूरे सेपरेट हो गए इस पोर्शन को छोड़कर। डिप्लोटीन में क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या होगा? साइनेप्टोनीमल का डिसोल्यूशन होगा एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉसओवर्स। यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिलेगी कि जो क्रॉसओवर्स हैं वो आपस में पूरी तरह से सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन जो साइट थी क्रॉसिंग ओवर की उसको छोड़ के बाकी पूरी जगह से सेपरेट हो गए हैं डिप्लोटीन में। ठीक है, दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कायस्मेटा। तो एग्जैक्टली आपको विजिबल अगर पूछा जाए कि कायस्मेटा आपको एग्जैक्टली क्लियरली कहाँ पर दिख रहा है, तो वो आपका आंसर डिप्लोटीन होगा, ना कि पैकेटीन। ठीक है, तो यहाँ पे कायस्मेटा का अब देखने को कहाँ मिलेगा? डिप्लोटीन स्टेज में। एंड इन all साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। दिस इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सम वर्टिब्रेट कि डिप्लोटीन आपके कई महीनों तक या कई साल तक भी दिख सकते हैं। Last is dikinesis. The final stage of meiotic prophase 1 is dikinesis. This is marked by terminalization of chiasmata. ठीक है, अब chiasmata जहाँ पे वो थे उनका भी terminalization start हो जाएगा. During this phase, the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation. By the end of dikinesis, the nucleolus disappears and the nuclear envelope also breaks down. यहाँ पे क्या होगा? डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या होगा? आपके क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे और जो मियोटिक स्पिंडल था वो एकदम से असेंबल्ड हो जाएगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, सेपरेशन होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का, और जब एंड होगा डाइकाइनेसिस का तो आपके न्यूक्लियोलस भी गायब है, न्यूक्लियर एनवलप भी ब्रेक डाउन हो गई है। तो पूरी तरह से अब 2 बन गए हैं, लेकिन अभी 2 और बनने हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेज 1 का एंड हो जाता है। मेटाफेज 1 में क्या होगा कि जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स थे वो इक्वेटोरियल प्लेट पे इस तरह से, जैसे कि ये मेटाफेज में हुआ था माइटोसिस के केस में, वैसा ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि जो बाइवेलेंट होंगे वो मेटाफेज इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल्स पे रहेंगे, स्पिंडल्स अटैच होंगे काइनेटोकोर से होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे। फिर एनाफेज 1 आएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमैटिड्स तो अटैच रहेंगे सेंट्रोमियर पे। ठीक है, लेकिन आपके वो दोनों तो सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों अलग अपोजिट पोल्स पे। टीलोफेज में क्या होगा? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर स्टार्ट हो जाएंगे, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स। ठीक है, डायड ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ये 2 बन रही है। मियोसिस 2 में क्या होगा? अब यहाँ पे प्रोफेज 2 आ जाएगा। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली इलोंगेटेड। क्रोमोसोम्स फुल्ली इलोंगेट नहीं हुए उससे पहले ही मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ प्रोफेज 2 यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस 1 मियोसिस 2 resembles a normal mitosis। ठीक है, मियोसिस 2 resembles a normal mitosis, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस 2 नॉर्मल माइटोसिस से रिजेंबल करता हुआ होगा, मियोसिस 1 डिफरेंट था। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? डिसअपियर हो जाएंगे प्रोफेज 2 के एंड में, एंड द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, फिर से क्रोमोसोम्स कंडेंस होंगे। मेटाफेज 2 में क्या होगा? एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या होगा कि यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल्स के वो स्पिंडल के थ्रू अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर्स से। ठीक है, और एनाफेज 2 में फिर से वही चीज़ें होंगी, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर की क्रोमोसोम्स में, जिसकी वजह से अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे, शॉर्टनिंग होगी माइक्रोट्यूब्यूल्स की जिसकी वजह से वो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते जाएंगे।
टेलोफेज 2 में क्या होगा, मियोसिस एंड्स विद टेलोफेज 2 इन विच द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, देन साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स। कि पहले क्या हुआ, मियोसिस 1 के बाद हमें डायड ऑफ सेल्स मिल रहा था, मियोसिस 2 के एंड में हमें टेट्राड ऑफ सेल्स मिल रहा है, मीन्स 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पूरी ओवरऑल प्रोसेस हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से प्रोफेज 2 में क्या हुआ, मेटाफेज 2 में इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हुआ, एनाफेज 2 हुआ, फिर टीलोफेज 2 हुआ। तो सेम प्रोसेस ये देखिए, यहाँ पे 4 बन गए आपके टेट्राड ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देख लें। मियोसिस क्यों इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशंस इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, इवन दो द प्रोसेस पैराडॉक्सिकली रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। ठीक है, तो मियोसिस की वजह से ही क्या हो रहा है, हमारे अंदर जो हैप्लॉइडी है, जैसे कि हम डिप्लॉइड से डिप्लॉइड को ही जनरेट करेंगे, हम डिप्लॉइड से हैप्लॉइड को जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो मियोसिस हमें जर्म सेल्स में देखने को मिल रही है, माइटोसिस हमें मोर ओवर हमें सोमैटिक सेल्स में देखने को मिल रही है। जर्म सेल्स इन द सेंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स में हमें मियोसिस देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गैमेट्स में तो नंबर हाफ हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे जो कंजर्वेशन हो रहा है, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसके बाद हमारा डिप्लॉइडी फिर से रीस्टोर हो जा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर गैमेट्स डिप्लॉयड होते तो फर्टिलाइजेशन के बाद टेट्राप्लॉइड बन जाता, जिसकी वजह से हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, हमारा जो पूरा हमारा अचीव हो रहा है स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, वो अचीव नहीं हो पाता अगर मियोसिस नहीं होती तो। ठीक है, तो हम रिडक्शन हो रहा है क्रोमोसोम नंबर का, आधे ही हो जा रहे हैं, रिडक्शन डिवीजन ही है, लेकिन वो ज़रूरी था क्योंकि फर्टिलाइजेशन होना था। नेचर को ये चीज़ बताती कि फर्टिलाइजेशन होगा, डिप्लॉयड जनरेशन फिर से रिस्टोर होनी चाहिए, इस वजह से उसके नंबर पहले ही हैप्लॉइड कर दिए गए। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, वेरिएशन क्यों आ रहा है, एक तो पहली चीज़ रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, जिसकी वजह से जेनेटिक जो मेकअप था वो आपस में एक्सचेंज हुआ, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ अमाउंट में एक्सचेंज हुए, उसकी वजह से वेरिएशन हुआ। दूसरी चीज़ मेल का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन, वो भी आपके कहीं ना कहीं वेरिएशन को इंक्रीज़ करेंगे, जो कि एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे इंटरफेस की। इंटरफेस में क्या होता है, इसे हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सेल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं माइटोटिक या मियोटिक डिवीजन के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, G1S G2 एम फेजेस आएंगे, एम फेज नहीं आएगा सॉरी, G1S G2 आएगा, एम फेज में तो डिवीजन ही होता है। G1S G2 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेल ग्रोथ होगी, डीएनए का रेप्लिकेशन एक ऑर्डरली सीक्वेंशियल मैनर में यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेल की ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक तरह का रेस्टिंग फेज है, जिसमें सेल्स अपने आप को खुद को प्रिपेयर कर रही हैं एम फेज के लिए, मींस डिवीजन फेज के लिए। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस, G1S एंड G2। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हो रहा है। डीएनए मान लीजिए यहाँ पे 2C था, ठीक है, G1 फेज में तो वैसे ही था। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से 2C से 4C हो गया। ठीक है, डिप्लीकेट हो गया डीएनए। ठीक है, तो डीएनए का फॉर्मेशन किया, दैट मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो डिप्लॉइड हो गई, तो 4C हो गया। G2 में भी वही रहा। ठीक है, एम फेज में तो डिवीजन हो रहा है, जिसकी वजह से माइटोटिक होगी तो 1 से 2 बनेंगे, मियोसिस होगी तो 1 से 4 बनेंगे, तो एक्चुअल में 4C से 2C फिर से रिस्टोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2C यहाँ पे एम फेज में क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, आपका 2C हो जाएगा। फिर G1 में भी आपका कंटिन्यू 2C चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि G1 यहाँ पे भी है, G1 यहाँ पे भी है, G1 के बाद ही S आता है, तो यहाँ पे 2C होना ज़रूरी है, तभी तो डुप्लीकेट होकर 4C बनेगा, जिसकी वजह से एम फेज में 4C से फिर 2C आ पाएगा। तो दिस साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2C क्या है, डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ द डीएनए, 4C करस्पॉन्ड्स टू टेट्राप्लॉयड कंटेंट। टेट्राप्लॉयडी हम नेक्स्ट जनरेशन में नहीं मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, टेट्राप्लॉयडी एक तरह से हाइब्रिड कंडीशन हो जाएगी, जो कि सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे,
रीस्टोर करेंगे अपने डिप्लॉयड कंडीशन को। G1 फेज में क्या होगा, G1 फेज करेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज एस के पहले आता है, तो क्या होगा यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच का यहाँ पे इंटरवल हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एस G1 के पहले आपका माइटोसिस हो रहा था और एस के पहले आपका G1 आ रहा है, तो ये एक इंटरवल स्टेज है। ड्यूरिंग G1 द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। रेप्लिकेशन तो एस फेज में होगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन अपने आप को मेटाबॉलिकली सेल्स अपने आप को एक्टिव करती हैं, कॉन्टिन्यूली ग्रो करती हैं ताकि डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में हो सके। एस फेज में ये सिंथेसिस फेज कहते हैं। दिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। हमने देखा 2C से 4C हो रहा था, डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया। If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C. ठीक है, हावर 2C से क्या होगा, 4C होगा। हावर देयर इज़ नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। 2C से 4C हुआ है, डिप्लॉयड कंटेंट में इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज नहीं हुए हैं। इफ़ the cell had diploid or 2n number of chromosomes at G1, even after S phase the number of chromosomes remain the same, that is 2n। ठीक है, अगर G1 में 2n है तो S फेज के बाद भी 2n ही रहेगा। डीएनए कंटेंट, डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है, डीएनए डुप्लीकेट किया है, ठीक है, तो डीएनए का हम कंटेंट बता रहे थे कि 2C से 4C है, क्रोमोसोम्स नहीं डुप्लीकेट हो गए हैं, ठीक है। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द S phase डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। S फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। G2 फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। सेल ग्रोथ होती रहती है और प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि G2 के बाद जस्ट बाद ही माइटोसिस स्टार्ट होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू अबाउट सेल बायोलॉजी, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।